वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हमने शुरू किया है कि न्यूज़पेपर्स में जितने भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कवर करेंगे। प्लस साथ में हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो करंट अफेयर है हम उसको लिंक करेंगे GS1 के साथ, GS2, GS3 एंड GS4। इस तरह से जो है वो हमें ये क्लियर होगा कि कौन सी न्यूज़ हमें किस तरह से एग्जाम में हेल्प कर सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी और कौन सी न्यूज़ जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे December 3, 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्लस आज जो है वो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से जो है वो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर आज न्यूज़ में थे उनको जो है वो कवर किया है, इसलिए लास्ट तक जुड़िएगा। प्लस साथ में जो है वो आप प्रीवियस जो वीडियोज है उनको भी देख सकते हैं और हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो देखो, जो सबसे पहली न्यूज़ है वो जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन कर रखी है और यहां पर यह कहा गया है कि इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड $2 बिलियन टू ब्रिक्स बैंक। और ये किसने कहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो सबसे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले होता है ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स का अभी रिसेंटली समिट भी हुआ रशिया में, एक वो पॉइंट उस तरह से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। ब्रिक्स में जो है वो भी न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ब्रिक्स हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद जो थर्ड यहां पर आता है वो ये आता है कि ब्रिक्स के रिगार्डिंग अभी जो यूएस के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी जो है वो अनाउंसमेंट करी 100% टैरिफ की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि अगर 100% टैरिफ जो है वो ब्रिक्स के ऊपर लगाया जाएगा, इन केस अगर ब्रिक्स जो है वो डॉलर को अवॉइड करते हैं ग्लोबल ट्रेड में, तो उस केस में जो है वो ये वार्निंग भी दी गई है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें जो है वो हम एक एडिटोरियल जो है वो डिस्कस भी करेंगे रिगार्डिंग द जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने कही ये 100% टैरिफ वाली। प्लस जो एक और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि ब्रिक्स बैंक कौन सा है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो दैट इज NDB। और ये जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको बनाया गया था 2015 में। सबसे पहले तो पॉइंट यहां पर याद रखना है कि ब्रिक्स जो बैंक बन रखा है फाइनली जो है वो 2015 में बना, लेकिन 2012 में ना एक समिट हुआ था न्यू दिल्ली में ब्रिक्स का, जहां पर ये बात की गई थी कि कोई बैंक होना चाहिए ब्रिक्स का अपना। जब ब्रिक्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है तो उसका एक अपना बैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद 2014 में जो है वो फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हुई ब्राजील में, और यहां से जो है वो बात की गई कि ब्रिक्स का जो है वो अपना बैंक होगा। और वो बैंक जो है फिर 2015 में फाइनली बनाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। अब यहां पर एक पॉइंट आता है माइंड में, एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रिक्स में कोई, या ब्रिक्स का जो बैंक है NDB, इसमें कोई और मेंबर हो सकता है या ब्रिक्स ही होंगे, सिर्फ ब्रिक्स मेंबर्स ही होंगे? तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है, लेकिन जो 55% शेयर होंगे वो जो है वो ब्रिक्स मेंबर्स के ही होंगे। देन उसके बाद जो फर्स्ट रीजनल ऑफिस जो बना था वो बना था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका। उसका सेकंड बना है sao पोलो में, ये कहां पर है? ब्राजील। और जो थर्ड इसको फॉलो किया है मॉस्को ने, रशिया में जो है वो रीजनल जो है वो ऑफिस बना है। रीजनल ऑफिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हेडक्वार्टर जो है वो क्लियर होना चाहिए कहां पर है, शंघाई, चाइना में। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहां पर लिंक करते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस, क्योंकि अभी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो या फिर UPSC हो। तो सबसे पहले तो याद रखना कि 2018 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिक्स के NDB को, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें कि जो ये NDB है इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट, देन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, सपोर्ट करना डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को, और नॉलेज शेयरिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन। वही है कि बैंक मतलब पैसा, बैंक के पास पैसा है तो पैसा मतलब कोई बोलेगा कि लोन ले लो, जब लोन लिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ये टारगेट रहेगा। इसके बाद ब्रिक्स को 2 पॉइंट से समझना बहुत जरूरी है, एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बेसिक है उस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ब्रिक्स की अगर हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ब्रिक था, BRIC। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। 2010 में जो है वो फाइनली साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ये बन गया ब्रिक्स। इसमें फिर जो लेटेस्ट मेंबर अभी जो ऐड हो रखा है, अगर हम बात करें ये NDB के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें याद रखना है कि इजिप्ट जो है वो 2023 में जो है वो नया मेंबर बना है NDB का। ये एक फैक्ट जो छूट गया था NDB के रिगार्डिंग, उसको हम पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर हम वापस चलते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो जब ये यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिक्स के बेसिक की, तो ब्रिक्स का जो ट्रेड अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ट्रेड एंड या इकोनॉमी में जो शेयर रहता है वो 28% ग्लोबल GDP का शेयर है ब्रिक्स के पास। अप्रोक्सीमेटली
28.5 ट्रिलियन। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये डाटा बहुत हेल्प करेगा मेंस के लिए। देन उसके बाद पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स मेंबर्स में है और इसमें 3.5 बिलियन, और अभी ये इंक्रीज हो गया है। ये हमने सिर्फ यहाँ की बात कर रखी है ब्रिक्स। देन उसके बाद एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2023 में एक्सपेंशन हुआ और ये एक्सपेंशन केम इनटू फोर्स जो है वो 1 जनवरी 2024 से हुआ। यानी कि जो अभी रशिया में समिट हुआ था, जिसको कर्जन डिक्लेरेशन भी कहा गया है, ब्रिक्स का समिट, उसमें ये मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। और यहाँ पर इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया, ये जो है वो मेंबर बने हैं। और ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये तीनों जो है वो 44% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल को जो है वो प्रोडक्शन, ट्रेड में इनका कंट्रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट जो न्यूज़ बात करेंगे वो है लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, कि हाउ लैंड डिग्रेडेशन इज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज कैपेसिटी टू अर्थ कैपेसिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से जो है वो अर्थ की जो कैपेसिटी है जिससे जो है वो ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं, उसको लैंड डिग्रेडेशन इफेक्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सबसे पहले समझने हैं वो ये कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP16 जो है वो इसकी रियाद सऊदी अरेबिया में हुई, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो यहाँ पर जो जो कंसेप्ट हमें समझने चाहिए, और इवन ये जो एडिटोरियल है आपको डेफिनेशन और डाटा दोनों प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो पहले हम भारत का पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। जो सऊदी अरेबिया में जो ये रियाद COP16 समिट हुआ है, इसमें जो है वो इंडिया ने क्लियरली कहा कि भारत भी ने भी यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट किया, अटेंड किया, और भारत ने कहा कि हमारा जो टारगेट है, जब 14th COP हुई थी ग्रेटर नोएडा में, तो उन्होंने यहाँ पर जो हमने एक टारगेट किया था कि हमें जो है वो कितना 26 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड जो है वो हमें रिस्टोर करनी है बाय 2030। ये प्री के लिए आपको हेल्प कर सकता है डाटा। देन उसके बाद हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन होती क्या है। अब देखो क्लियरली समझेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑलरेडी दे रखी है, और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई है यहाँ पर वो समझो, अकॉर्डिंग टू द UNCCD। हम पेपर में भी एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन इज द रिडक्शन और द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेन फेड क्रॉपलैंड, इरिगेटेड क्रॉपलैंड और रेंज पास्चर फॉरेस्ट और एंड वुडलैंड रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर्स इंक्लूडिंग लैंड यूज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इन सिंपल सेंस अगर हम बात करें यहाँ पे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें कि जो फर्टाइल सॉइल है, जब उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उसकी वैल्यू है, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल जो है वो प्रोडक्टिव है और जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा है, वो लॉस हो जाती है जब, यानी कि सॉइल जो है वो जब बैरन बन जाती है एक तरह से, तो उसको उस प्रोसेस को जो है वो लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। और बैरन लैंड अगर बन गई तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेजर्टिफिकेशन में। तो ये पॉइंट भी साथ में हम याद कर सकते हैं कि जब तब वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन में। उसके बाद फिर इसके इम्पैक्ट क्या रहते हैं, इम्पैक्ट डिफरेंट है, यहाँ पर भी मेंशन्ड है क्या क्या इम्पैक्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इवन एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रिमेनिंग ग्लोबल फॉरेस्ट अगर कवर बात करें हम तो 60% है, जो कि पहले 75% था। 60% रिमेनिंग ग्लोबल फॉरेस्ट वेल बिलो द सेफ बाउंड्री ऑफ 75%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो 60% फॉरेस्ट है उसमें कितने चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें और याद रखना है, ये 46% ग्लोबल लैंड आर अ क्लासिफाइड ड्राई लैंड, ठीक है, होम ऑफ द थर्ड टू कम्युनिटी। मतलब ये कहा यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है कि जो आपका 46% ग्लोबल लैंड है उसको ड्राई लैंड डिक्लेयर कर दिया, और वो जो है वो वहाँ पर वर्ल्ड लेवल के ह्यूमैनिटी की बात करें तो 3% थर्ड जो यानी कि 33% जो है वो इसी रीजन में रह रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया 90% शेयर ऑफ रिसेंट डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली कॉज्ड बाय द एग्रीकल्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आता है 20% डिक्लाइन इन ट्रीज एंड सॉइल CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। देन उसके बाद सिंस यहाँ पर बता रखा है 2015 से, उसका 25% शेयर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो फाउंड इन सॉइल, ये इंपॉर्टेंट आता है। देन उसका 47% एक्यूफायर्स बीइंग डिप्लीटेड फास्टर देन दे आर रिप्लेनिश्ड, मतलब जितने वो वापस नहीं आ रहे जितने डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इम्पैक्ट रहता है। अभी इम्पैक्ट में हमें क्या करना है कि ऑन इकोसिस्टम क्या इंपैक्ट रह रहा है उसको क्लियरली समझना है। इकोसिस्टम में आप बता सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज,
ठीक है, जो न्यू स्पीशीज नहीं बन रही है, पुरानी एक्सटेंट हो रही है। फिर उसके बाद आप एक पॉइंट आप यहाँ पे और भी बता सकते हैं कि इससे क्या है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नॉट ह्यूमंस की डिस्प्लेसमेंट बट स्पीशीज की डिस्प्लेसमेंट भी, जो माइग्रेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। ह्यूमंस पर जो है वो अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम इसको 2 पॉइंट से पढ़ सकते हैं, एक सोशल और इकोनॉमिक। सोशल जैसे पॉवर्टी, हंगर, मलन्यूट्रिशन, ठीक है, फेमिन्स हो गया, ड्रफ लाइक कंडीशन जब बन रही है तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब। इकोनॉमिक पे आप बता सकते हैं लॉस ऑफ रेवेन्यू, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी, रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली सरकार खर्चा नहीं कर पाएगी, सरकार खर्चा नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, डायरेक्टली फेमाइन्स, डिजीज सब कुछ स्प्रेड होगा। तो ये एक साइकिल है जो कि इम्पैक्ट की फॉर्म में जो वो देखा जाता है। देन उसके बाद कॉजेज की, कॉजेज है क्या, तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक 2 तरह से कॉजेज को डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। नेचुरल में हम बता सकते हैं कि ड्रफ लाइक कंडीशंस, डिजास्टर्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज या डिले इन मॉनसून, तो ये नेचुरल कॉजेज हो गए। फिर उसका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज अगर हम बात करें तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और अनसस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट रहता है। आज हम देखते हैं खाली जगह पड़ी है, यहां पर कूड़ा फेंक दो, अब वो कूड़ा फेंकते फेंकते ढेर लग जाते हैं, तो ढेर लग जाते हैं तो वहां पर उसके बाद वो लैंड बैरन हो जाएगी, वहां पे रिएक्शंस होकर जो है वो सॉइल जो है वो बिल्कुल जो है वो मतलब खराब हो जाएगी, और जिसकी वजह से ड्रफ लाइक कंडीशंस वहां पे बन जाएगी और वो फाइनली टर्न हो गई एक डिग्रेडेड लैंड में। तो ये एक इम्पैक्ट यहां पर देखा जाता है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप पेड़ काटते जाओगे, पेड़ यानी कि एक सिंपल लाइन कहा जाती है कि वन जो है वो वर्षा लाते हैं, पेड़ जो है वो बारिश के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है और जो वाटर साइकिल है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन कैंपेन चले हैं, ठीक है, जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, एक तरह से लैंड डिग्रेडेशन। फिर सॉइल क्या होता है, पेड़ क्या काम करता है, सॉइल को रोक के रखते हैं। अब जब फ्लड्स आएंगे, फ्लड लाइक कंडीशंस बनेगी तो डेफिनेटली पेड़ नहीं होंगे तो वो सॉइल जो बह जाएगी। फिर वो आप देखते हैं यहाँ पर फ्लड लाइक कंडीशन, लैंडस्लाइड्स वगैरह में हमें सिर्फ पत्थर ही देखने को मिलते हैं, बाद में सॉइल नहीं बचती। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लैंड, अब जमीन को जो है वो कमर्शियल के लिए जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। तो उससे क्या है, कमर्शियल फार्मिंग या फिर और बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या रहता है कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है। फिर इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो भी अनसस्टेनेबल, तो केमिकल्स और जूम खेती प्राकृतिक थी, लेकिन यहाँ पर भी पेड़ों को काटा जाता था, लेकिन फिर उसका इंपैक्ट भी रहता है। और केमिकल्स, जूम खेती का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, जूम कल्टीवेशन का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन से रीजन से इफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। इवन दिस एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में भी जो है वो ये मेंशन है। तो मेडिटेरियन रीजन इफेक्ट हो रहा है, साउथ एशिया में हम लोग भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न चाइना भी इफेक्ट हो रहा है, और कैलिफोर्निया जो आपका यूएसए में अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया यानी कि वेस्ट वाली साइड जो है वो वहां पर भी जो इफेक्ट देखे जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है कि जब इतने चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं तो हमारी सरकार, जो भारतीय सरकार है, उनके क्या क्या इनिशिएटिव है। तो सबसे पहला है नेशनल एफोरेस्टेशन कैंपेन हमने शुरू किया है, पेड़ हम लगा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हम स्प्रेड कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 1995 में, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। फिर उसके बाद है इंडिया सिग्नेटरी है UNCCD, और 1994 में जो अब हमने इसको साइन किया होता, और इमीडिएटली 1996 में हमने इसको रेटिफाई भी कर दिया था। लेकिन पहले हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, हमने वर्ल्ड को बता दिया था कि हम जो है वो इस जो सीरियस प्रॉब्लम है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, और हमें समझ आ गया है कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, इसलिए हमने प्रोग्राम पहले लॉन्च कर दिया, फिर हमने रेटिफाई भी कर दिया। देन उसके बाद हमारा टारगेट भी है कि हम जो है वो 26 मिलियन हेक्टर्स जो लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे, और बाय 2030 हमारा ये टारगेट है। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा जो है वो एक लाइक रिगार्डिंग अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन से, तो हमें जो है वो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद अदर इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा हमने शुरू किया, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन हमने शुरू किया। हम यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटेशन एंड हाइजीन को प्रमोट करने का मतलब क्या हो गया कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना है, हमें डस्टबिन में उसको फेंकना है, सेग्रीगेट करना है, हर तरह के जो है वो हमारा जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है ताकि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो। ये जो है वो एक स्वच्छ भारत अभियान में हमने शुरू किया, और इसमें हम रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को बता सकते हैं। देन उसका वे फॉरवर्ड हमारे यहाँ पर क्या क्या रह सकते हैं, तो सबसे पहला हम बता सकते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट एक बहुत की है, नेसेसरी है कि लोगों को पार्टिसिपेशन जरूरी है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बॉटम टू अप होनी चाहिए। देन यहाँ पर आप रेगुलर कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, बोथ नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल।
इंटरनेशनल लेवल का एग्जांपल हो गया जो अभी समिट हुआ रियाद में, जो चल रहा है अभी समिट, ठीक है, ये बता सकते हैं। और फिर साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है रीजनल हम बॉटम टू अप अप्रोच बता सकते हैं। इसमें हम पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि देखो क्या है, अगर कोई लैंड डिग्रेड हो रही है तो वो कहाँ पर, एक पंचायत की खाली बंजर जमीन, अब उसके ऊपर सबसे पहले अगर कोई इनिशिएटिव ले सकता है तो पंचायत ले सकती है, पंचायत वहां पर जो पेड़ लगा सकती है। तो इसलिए बॉटम टू अप जो है वो हमें स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। साथ में ये भी हमें कह सकते हैं कि हमें जो है वो, अगर हम सबसे बेस्ट तो ये होता है कि तो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए, ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे और हम जो है वो सस्टेनेबल वे में ग्रो करें। फिर हम इसको लिंक भी कर सकते हैं साथ में कि जो हमारे टारगेट्स है, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, उसमें भी जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। इस तरह से हम फाइनली जो है वो इस एडिटोरियल को कंक्लूड कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, वो है UNCCD के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये अर्थ पार्लियामेंट हुई थी 1992 में, ब्राजील में समिट हुआ था, रियो जेनेरियो समिट, ठीक है, उसको अर्थ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। 1972 के बाद 20 साल बाद जो है वो ये समिट हुआ अर्थ पार्लियामेंट। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट जो है वो एजेंडा इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जिसमें एजेंडा 21 भी एक आता है, और इसके तहत जो है वो 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन को बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये बना तो उस टाइम पे जो ये समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पेरिस यानी कि फ्रांस में। फ्रांस में जो है वो इसको अडॉप्ट कर रखा है। फिर फाइनली 1996 में जो है वो इसने काम करना शुरू किया और 196 मेंबर्स है। इंपॉर्टेंट रहता है कि ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ध्यान रख रहा है कि लीगली बाइंडिंग है ये। और 2006 को जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन भी कहा है। तो ये स्टैटिक फैक्टर डायरेक्ट जो है वो छोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इवन लाइक UPSC या CDS में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहती है वो रहती है जो अभी करंट में प्रेसिडेंट है USA के, उनके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया है, पार्डन किया है अपने बेटे को। अब हमारे लिए ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रह जाता है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 72 और साथ में बात करेंगे आर्टिकल 161। हमारे संविधान के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो लिंक करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मेंशन्ड है आर्टिकल 72 में। और इसमें जो पावर आती है प्रेसिडेंट के पास, तो सबसे पहले पार्डन का मतलब हो गया कंप्लीट फ्री, भाई तुम्हें माफ कर दिया। फिर उसके बाद आता है कम्यूटेशन की अगर हम बात करें, जैसे पहले डेथ सेंटेंस दी थी, फिर उसके बाद कहा कि नहीं डेथ सेंटेंस छोड़ो, रिग्रेस जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे दो, यानी कि जो है वो रिग्रेस जो है वो पनिशमेंट दे दो। तो यहाँ पर क्या किया गया, कम्यूटेशन में लाइटर फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया गया जो ओरिजिनल पनिशमेंट थी उसको। देन उसका रिमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पनिशमेंट का जो करेक्टर है, जो नेचर है, उसको चेंज नहीं किया, लेकिन जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, उसको कम कर दिया। जैसे कि रिग्रेस पनिशमेंट दी थी 2 साल की, तो उसको 1 साल का कर दिया, इस तरह से। फिर उसका रिस्पाइट की अगर हम बात करें तो लेसर सेंटेंस इन स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको जो है वो सजा हो गई एक तरह से, लाइक उसको जो है वो डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया, तो देन अब यहाँ पर क्या होता है, उस केस में यहाँ पर जो है वो, अब वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की तो कोई गलती है नहीं, तो इस केस में जो है वो उसको लेसर सेंटेंस दी जा सकती है, उसको उम्र कैद दी जा सकती है। फिर उसका रिप्राइव का मतलब हो गया स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जनरली डेथ पेनल्टी के केस में होते हैं और टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, परमानेंट नहीं। अब सिमिलर पावर्स जो है वो गवर्नर के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 161, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहती है। पहली एक्सेप्शन तो रहती है कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग। कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनका सुप्रीम कमांडर होता है। और देन उसके बाद जो सेकंड आता है वो ये कि डज नॉट एक्सटेंड इन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के केस में भी जो है वो गवर्नर के पास लिमिटेड पावर होती है, और ज्यादा पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिक्स के रिगार्डिंग, और हम इसको ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिक्स करेंसी पहला, और दूसरा ट्रंप का थ्रेट। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है अभी, इन्होंने वार्निंग दी है कि 100% टैरिफ जो है वो लगाएंगे, और इसका क्या इंपैक्ट रहता है और भारत किस तरह से यहाँ पर जो है वो भारत जो है वो जो ये वार्निंग दी है इसको किस तरह से भारत देख रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स का 16th समिट हुआ था, क्यों जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट अभी 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि 16th समिट हुआ था ब्रिक्स का, वो हुआ था कहाँ पर, कजन में, रशिया में। इसको कजन डिक्लेरेशन भी कहा गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातचीत हुई,
तो नॉर्मल बातचीत की हम सबसे पहले बात करते हैं। ब्रिक्स की जो 5 मेंबर की अलायंस थी, यानी कि ब्रिक्स अलायंस, 5 न्यू मेंबर्स ऐड हो गए, ठीक है, जिनके बारे में हम जो है वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कौन कौन जो है वो मेंबर्स बने, पूरा ऊपर आप वीडियो देख चुके हैं। देन उसके बाद जो नॉर्मल यहाँ पर बातचीत की गई, तो कहा कि स्ट्रेंथन करेंगे मल्टीलेटरलिज्म को, टेररिज्म को काउंटर करेंगे, साथ में कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। ये तो नॉर्मल था। प्लस बिग कैट अलायंस, मतलब जो बिग कैट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ की, कंजर्व करने की बात की गई। फिर यहाँ पर इन्होंने फिर गाजा क्राइसिस के रिगार्डिंग भी थोड़े डीप कंसर्न रेज किए कि नहीं नहीं गाजा क्राइसिस गलत हो रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वो भी पॉइंट्स इन्होंने रेज किए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, अब यहां से मामला बिगड़ जाता है, यहां से क्लियर लिंक होता है। यहां पर बात किया है क्यों डॉलर को हम फॉलो कर रहे हैं, ब्रिक्स मेंबर्स ये सोच रहे हैं क्यों डॉलर को फॉलो कर रहे हैं, अपनी करेंसी को यूज करते हैं, मतलब ट्रेड इन लोकल करेंसी, अवॉइडिंग डॉलर को अवॉइड करने का यहाँ पे टारगेट किया गया। अब यहाँ से जो है वो ये बात जो है वो कहीं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के टाइम पे उस टाइम पे सुन रहे होंगे कि अच्छा ये तो डॉलर को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, एक तरह से डॉलर नहीं होगा, मतलब डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे तो डॉलर को इफेक्ट पड़ सकता है, डॉलर की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा। अब जब ये सिस्टम हो गया यहाँ पे, मतलब इसका सिंपल क्लियर रहता है, ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स का क्यों, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये इससे पहले एनडीबी ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एनडीबी का मतलब क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का अपना बैंक, लोन लो ब्रिक्स के अपने बैंक से लो, वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी यहीं से लो। तो ये इसके बाद नेक्स्ट ये क्लियर होता है कि अब करेंसी भी हमारी अपनी होगी ट्रेड के लिए, हम डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। अब भारत जो है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस तरह की अप्रोच लेता है, क्योंकि हम जो है वो यूएस के भी दोस्त हैं, ठीक है, और हम जो है वो अलाइन कर रहे हैं किसके साथ, इंपॉर्टेंट रहेगा, अलाइन कर रहे हैं हम किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। अब देखो दो कंसेप्ट यहां पे समझो, हमें क्या करना है, यहां पर हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने ये कहा कि हम एक बैलेंस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, और सिंपली उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, इन्होंने क्लियरली यहां पर कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसमें कहीं भी ये टारगेट नहीं है हमारा कि हम डॉलर को टारगेट कर रहे हैं। हमारे जो प्लान है वो बैलेंस्ड अप्रोच है, हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर आता है। हमारा जो यूएस है वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यूएस को हमारे जो है वो ट्रेड इंटरेस्ट सबसे रहता है, लार्जेस्ट डेस्टिनेशन साइट है, आज भी अगर हम बात करें तो हम यूएस के साथ ही ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है, यहां पर ही कहा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत को क्या करना है, बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। और सेकंड उसके बाद है कि 90% जो है वो आपका ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर में होती है, और 10% जो है वो अदर जो करेंसीज है उसमें होती है। तो ये एक ऑप्शन रह सकता है कि हाँ ठीक है आप अदर करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर 100% टैरिफ लगता है तो उससे जो है वो यूएस को भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट यूएस पर भी देखा जा सकता है। अब मान लीजिए जहां पर 100% टैरिफ लग रहा है, क्या मैं वहां पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने जाऊंगा, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड ऑप्शन ढूंढूंगा। तो वो थर्ड ऑप्शन में चाइना के पास भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रशिया के पास भी, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास भी। तो इस तरह से जो है वो हम पूरी एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को जो है वो 8th टाइगर रिजर्व मिल गया, और उस टाइगर रिजर्व का नाम है रत्तापानी टाइगर रिजर्व। रत्तापानी टाइगर रिजर्व 8th है। तो इससे बाद अगर हम बात करें कि पहले 7 कौन कौन थे, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और अब जो लास्ट बन गया 8th बन गया वो बन गया रत्तापानी टाइगर रिजर्व। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मध्य प्रदेश को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, पूरा हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं वो वीडियो। और इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी जब 8th टाइगर रिजर्व बना दिया तो मध्य प्रदेश अगेन न्यूज में आ जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है यहाँ से कि मध्य प्रदेश जो है वो क्या बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं, मध्य प्रदेश एमपी बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम बात करें तो मध्य प्रदेश को जो वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और मध्य प्रदेश में जो अगर हम माउंटेन रेंज की बात करें तो विंध्याचल रेंज है, और विंध्याचल रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ पर सतपुरा, वो भी हम पढ़ सकते हैं, और विंध्याचल को ब्लॉक माउंटेन कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स रहते हैं जो कि मध्य प्रदेश से लिंक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो आती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा कि सेकंड वार्मेस्ट नवंबर मंथ के बारे में इन्होंने बात करी, और इन्होंने कहा कि सिंस 1901
नवंबर महीना जो है वो इस साल का वो सेकंड वार्मेस्ट है। तो फर्स्ट वार्मेस्ट कौन सा है, वो है 2016 का, जब टेम्परेचर देखा गया था 29.75 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट रहता है ओवरऑल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, प्लस एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद जो पॉइंट हो गया वो रेनफॉल का, कि भाई बारिश नहीं हो रही है इस बार, स्नोफॉल नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी जो है वो डिले है और बारिश कम हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, कम तो छोड़ो हो ही नहीं रही है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्पेशली नॉर्थ इंडिया। लेकिन वहीं साउथ इंडिया अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ड्यू टू द साइक्लोनिक एक्टिविटीज फ्लड लाइक कंडीशंस बन चुकी है, इवन लाइक फ्लड्स वहां पर हो रहे हैं। तो ये कंसर्न रहता है, ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इवन इसी साल जो है वो आपका जब यहां पर COP29 हुआ बाकू अजरबैजान, देखो न्यूज़पेपर किस तरह से रिवीजन में हेल्प करता है, पिछले हफ्ते की न्यूज को हम आज रिवाइज कर रहे हैं साथ में, तो इससे क्या होगा, हमें रिवीजन में भी जो है वो हेल्प मिलेगी। तो COP29 जो है वो अजरबैजान बाकू में हुई और यहां पर जो है वो ये कहा गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को 1.54 डिग्री सेल्सियस अभी देख रहे हैं। तो ये कंसर्न है, हमारा तो टारगेट ही 1.5 डिग्री सेल्सियस का था पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन स्टिल अभी हम जो है वो इतना टेम्परेचर देख रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहां से लिंक करके जो याद कर सकते हैं वो है COP13। COP13 जो है वो ब्राजील में होगी, ठीक है, तो ये याद रखना COP13 कहां पर होगी, ब्राजील में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा। उसके बाद जो यहां पर लिंक करते हैं हम IMD को, तो IMD 1875 में बना था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। मेजर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें कि जो IMD है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं। मेन IMD का काम जो है वो प्रेडिक्शंस का ही है रिगार्डिंग इंडियन वेदर, और इसमें जो है वो नेशनल मानसून मिशन जो है वो 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद IMD। मौसम ऐप भी जो है वो हमारे IMD लॉन्च करता है, इसको जो है वो पूरा एडमिनिस्टर करते हैं। डोपलर वेदर रेडार्स, वेदर के रिगार्डिंग अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। तो ये 3 इनिशिएटिव्स है, जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें जो है वो हमें हेल्प मिल सकती है। प्लस ये टॉपिक जो आपको GS3 में भी हेल्प करेगा और साथ में GS1 में भी, ज्योग्राफी में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 और ज्योग्राफी वाला सेक्शन GS1। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है 57 ट्रांसफर ऑफ खेमका जी की जो है वो आपका जो है वो अशोक खेमका, इनकी 57 ट्रांसफर हो गई है 33 ईयर की सर्विसेज में, और अभी इनको जो है वो हरियाणा ट्रांसपोर्ट के जो है वो सेक्रेटरी बना दिया गया। तो ये चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली, और इससे पहले भी इनकी जो बहुत सारे ट्रांसफर हो रखी है। तो अभी टोटल कितनी हो गया, 57। देन उसके बाद नेक्स्ट है GST के बारे में न्यूज़ है ये, और 35% GST जो है वो सिगरेट्स जो या फिर अगर हम बात करें बिवरेजेस और ड्रिंक्स एंड टोबैको पर देखा जा सकता है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है GST काउंसिल। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A में मेंशन है हमारे संविधान के, और 101 जो है वो अमेंडमेंट हुई थी, जिसके बाद जो है वो GST जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है GST, और GST काउंसिल जो है वो सारे डिसीजंस लेती है। जो चेयरमैन है, अगर हम बात करें चेयरमैन की GST काउंसिल की, तो वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो हमारे वित्त मंत्री है वो जो है वो चेयर करते हैं GST काउंसिल को। और यहाँ पर जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो मेंबर होते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास वो बजट कंट्रोल होता है, वो ही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो यहाँ पर अटेंड करते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में रह रही थी GST काउंसिल की। अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो न्यूज़ में थी वो इस वजह से थी कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनका माइक ऑफ कर दिया गया। तो ये कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज़ में थी। पहला पॉइंट ये। आर्टिकल हमें याद रखना है 279A, और एक आर्टिकल और हम साथ में याद कर सकते हैं, वो आर्टिकल 280, जिसमें जो फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंशन है। फाइनेंस कमीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उनका नाम जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मेंबर्स मिलते हैं, मीटिंग होती है, तो यहां पर जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी वोट के साथ लिया जाता है। मेजॉरिटी वोट के साथ जो है वो यहां पर जो है वो कोई भी डिसीजन लिया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द GST काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज रहती है वो इंटरनेशनल न्यूज है, और IR पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, वो विजिट कर सकते हैं भारत नेक्स्ट ईयर टू अटेंड एनुअल समिट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट, देखो किस तरह से कंसेप्ट लिंक हो रहे हैं। पहले तो पुतिन भारत आएंगे, भारत विजिट करेंगे अगले साल। उसके बाद क्यों करेंगे भाई,
एनुअल समिट जो होगा, तो इससे ये क्लियर होता है कि भारत और रशिया के बीच में रिलेशंस कितने अच्छे हैं। एक पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन भारत आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं रशिया के साथ इस टाइम पे। तो सबसे पहले देखो एक फेज में समझते हैं कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। 1947 से लेकर 1971 तक जो है वो रशिया और इंडिया के रिलेशंस कैसे थे। तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है नाम, उसके बाद आता है कोल्ड वॉर 2, और थर्ड आता है यूएसएसआर। अब ये 3 पॉइंट आते हैं। कोल्ड वॉर लगी है रशिया और यूएसए के बीच में। उस टाइम पे इंडिया ने कहा हम फॉलो करेंगे नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम रहेंगे न्यूट्रल, ना तो हम रशिया को सपोर्ट करेंगे ना तो हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे। और फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, यूएसएसआर। उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, टूट कर जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस बन गए। अब उसके बाद क्या होता है, 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होती है। हम जानते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यहां पर हो रखी है और बांग्लादेश बन रखा है 1971 में। तो यहां पर इस टाइम पे हमारी दोस्ती होती है रशिया के साथ, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। यहां पर पीस, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन और कॉपरेशन की बात जो है वो की जाती है। और इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हो रखी है, जिसमें पहली बार जो है वो ह्यूमन को एनवायरनमेंट के साथ लिंक करा गया, कि कहा गया कि एनवायरनमेंट जो ये इफेक्ट हो रहा है उससे ह्यूमंस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, जिसको एड्रेस किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, नॉट कन्वेंशन। यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो रखी है, या कन्वेंशन भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, 1972। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एनुअल समिट। इसके बाद क्या होता है, 1971 के बाद 2000 में जो है वो आपका पुतिन जो है वो भारत विजिट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, 2000 में। और मुझे यहां से ये भी क्लियर हुआ कि पुतिन कितने पुराने टाइम से रूल कर रहे हैं रशिया पे, ठीक है, कितने पुराने टाइम से जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस टाइम पे डिक्लेरेशन किया गया कि इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर जो वो शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ध्यान दिया गया। ये इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू हुआ। देन उसके बाद हम कंटिन्यू जो है वो अपने रिलेशंस को जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि रशिया और इंडिया कहाँ कहाँ पर कॉमन पार्टनर्स है, कहाँ पर वो जो है वो दोनों जो है वो एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे एनुअल समिट्स हो गए, उसका G20 में दोनों मेंबर है, SCO में दोनों मेंबर है। इवन 2017 में जो है वो जब चाइना ने जो है वो पाकिस्तान की एंट्री करवाई थी, फिर उसी टाइम पे रशिया ने जो है वो इंडिया की एंट्री करवाई SCO में, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब SCO की अगर बात चली रही है तो आपको बताना है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है, लेटेस्ट मेंबर SCO में कौन बना है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स अभी बात कर दी, इवन लाइक समिट भी जो है वो रशिया में हुआ था इस बार का। 2+2 डायलॉग, डिफेंस और फॉरेन, इन दोनों लेवल पर जो डायलॉग होते हैं उसमें भी जो है वो रशिया जो है वो भारत के साथ इस तरह के डायलॉग शेयर करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट की डिमांड हम लोग करते हैं, हम भारतीय जो परमानेंट सीट के लिए कहते हैं, उसमें रशिया हमें सपोर्ट करता है। ट्रेड की अगर हम बात करें तो 67.7 बिलियन जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली अभी ट्रेड है। और 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमें इसको 100 पार ले जाना है, 100 पार हमें इसको करना है, 100 बिलियन से ऊपर हमें जो है वो लेकर जाना है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम, स्पेशली जो अभी वॉर जो है वो वॉर पीरियड लाइक रशिया यूक्रेन वॉर लग रखी है, तो उसमें हमारे क्योंकि रशिया से हमें सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रही है, तो हम जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंदिरा और वोस्तोक, ये 2 एक्सरसाइजेज है जो रशिया के साथ हमारी होती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, दोनों, ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र और मोज मतलब मॉस्को, तो ये 2 रिवर्स के ऊपर नाम रखा है मिसाइल का, जो कि इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर बनाई है। इसके बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी हमने रशिया से लिया। और T9O5 भीष्मा, ये भी जो हमने जो है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया से ले रखा है। देन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है किसका, रशिया और इंडिया का, दोनों का साथ में। उसके बाद इंडिया और रशिया ने रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया है एक्शन प्लांट, ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर फील्ड में जो हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। देन उसका स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट और भास्कर-1 जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट्स थी वो हमने रशिया की हेल्प से, यूएसएसआर की हेल्प से लॉन्च की थी। उसके बाद गगनयान में भी जो है वो रशिया हमें सपोर्ट कर रहा है। और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो योगा, इंडियन डायस्पोरा और इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है रशिया में।
देन उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ रहती है वो रहती है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर जो ये न्यूज़ लिंक करती है कहीं ना कहीं वो एक तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ लिंक करती है। यानी कि फार्मर्स ने क्या किया है, एमएसपी कंपनसेशन, एमएसपी एक तो, और दूसरा जो हमें कंपनसेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग अगेन जो है वो फार्मर्स सब कहां पहुंच गए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल जो भारतीय किसान परिषद है उन्होंने जो है वो ये फार्म और जो एक तो मार्च या अगर हम बात करें प्रोटेस्ट इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो है वो की डिमांड जो एक तो जो आपका यहाँ पर जो है वो लीगल एमएसपी के लिए जो है वो लीगल एक्ट यहाँ पर चाहिए, लीगल स्टेटस यहाँ पर चाहिए, और दूसरा कंपनसेशन चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो मेन टारगेट है यहाँ पर। और इससे जो है वो हम देख रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ जो है वो फार्मर्स जो है वो अभी प्रोटेस्ट के लिए जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर विमेन और मैन दोनों यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, हम इसको फार्मर सीधा कह सकते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट। और कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते हैं तो इससे यह भी क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो अभी अलाइव है, यानी कि डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। तो ये कंसेप्ट हमें यहां पर क्लियर होता है। लेकिन ये मैटर करता है कि प्रोटेस्ट शांतिप्रिय होने चाहिए, गांधीयन प्रिंसिपल पर होने चाहिए, ताकि जो है वो वायलेंस क्रिएट ना हो। प्लस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज रहती है वो रहती है इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कैबिनेट ने इसको रिसेंटली अप्रूवल दिया, फिर उसका बजट एलोकेशन भी यहां पर कर रखी है ₹6,000 करोड़ की फॉर द ईयर फाइनेंशियल 2005 to 2007। तो 2025 से 27 तक की जो बजटरी एलोकेशन भी दे दी है। अब यहां पर इस स्कीम का जो मेन टारगेट है वो ये है कि सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड करना, हाई इंपैक्ट स्कॉलरी आर्टिकल्स एंड जर्नल्स फॉर स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स अक्रॉस द गवर्नमेंट मैनेज्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहां पर क्या है कि जो जर्नल्स हो गए या फिर जो आपके आर्टिकल्स हो गए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया कि उनको पब्लिश अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। स्पेशली ये गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस में बात की जा रही है। और इस इनिशिएटिव का जो मेन टारगेट है वो विकसित भारत @47 एक तो इस विजन को लेकर चलना है, और साथ में ये जो इनिशिएटिव है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। और यहां पर जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च ड्राइवर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो देश में बना रहे हैं। अब देखो क्या है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कि अगर कोई भी जर्नल जो है या आर्टिकल पब्लिश होगा इस पे तो वो नेशन वाइड मिलेगा। तो मतलब इससे क्या है, नेशन वाइड अगर कोई भी जर्नल इस तरह से अगर मिल रहा है तो उससे एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि रूरल और अर्बन एरियाज, रिमोट एरियाज या फिर वेल सिटीज, दोनों डेवलप्ड सिटीज, सभी जगह पर जो है वो ये प्रॉपरली जो है वो आर्टिकल जो है वो पब्लिश होकर दिखाया जाएगा, गवर्नमेंट पोर्टल्स पर रहेगा। तो ये इनिशिएटिव है। और इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो है वो हम और भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हमें जो है वो 3-4 एडिटोरियल मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफी जो है वो न्यूज में रह सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो आती है डायबिटिक्स के रिगार्डिंग, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। और ये न्यूज में इसलिए है, इस आर्टिकल को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर हम बात करें तो ये 3 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और जो ये आर्टिकल लिखा है, जो ये एडिटोरियल लिखा है, ये IAS ऑफिसर है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट में। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं एक इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, स्पेशली जो है वो डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग, कि वो आइडेंटिफाई करेंगे डिसेबिलिटीज को, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, कैंपेन्स को लॉन्च करने में हेल्प कर सकते हैं, कैंपेन्स की इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो उन्होंने पॉइंट्स भी बता रखे हैं कि जो मैटरनल जो मलन्यूट्रिशन जो है वो चैलेंजेस है जिसकी वजह से जो डिसेबिलिटीज देखी जाती है उसको एड्रेस करने में आंगनबाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फिर साथ में यहां पर इन्होंने बताया कि 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक जो है वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, अ नेशन वाइड गाइडलाइन फ्रंटियर कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर्स इन इंडिया रिगार्डिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन, कि अगर हमें डिसेबिलिटी को बाहर निकालना है तो उसमें आंगनवाड़ी किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। और एक जो है वो प्रोग्राम भी जो है वो शुरू किया। इसके बाद पोषण जो ट्रैकर, ये एक इनिशिएटिव है। और दूसरा आशा वर्कर्स। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कि आशा की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशन टर्म है। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये याद रखना है, एक्रेडिटेड
सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ जो है वो आशा की फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो है वो अलग से इनिशिएटिव शुरू कर रखे हैं, तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है नन्हे फरिश्ते। तो ये हरियाणा सरकार ने जो है वो शुरू किया है, इसमें जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है थ्रू एजुकेट कम्युनिटीज, सबसे पहला अबाउट द डिसेबिलिटीज, एनहेंस अवेयरनेस, एनहेंस करना अवेयरनेस को, और साथ में जो वो एजुकेशन को भी प्रमोट करना, ताकि जो है वो फ्यूचर केसेस जो है वो नहीं देखे जाए डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग। देन थीम की अगर हम बात करें कि आज अगर जो है वो ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसमें थीम क्या रहेगी, एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये जो है वो थीम है 2024 के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो भी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज के साथ लिंक करता है, लेकिन इसमें से हमें क्या है, अब देखो इस एडिटोरियल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोर जाना है कि इसमें से हमें कौन सा डाटा जो है वो हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आता है 2011 की सेंसस। भाई 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में जो डिसेबिलिटीज की जो रेशो थी पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी 2.21%। लेकिन 2019 में एक सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये 16% हो गई है, तो ये कंसर्न रहता है। देन उसके बाद इवन इंडिया ने जो है वो रेटिफाई भी कर रखा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ऑन 1 अक्टूबर 2007। तो ये जो है वो भारत ने रेटिफाई भी कर रखा है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इवन भारत ने पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, 2016 में उन्होंने एक एक्ट भी पास किया जिसका नाम था राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और ये केम इनटू फोर्स कब हो रखा है, 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसने रिप्लेस किया था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था 1995 का, उसको जो है उसने रिप्लेस किया था, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई है। देन उसके बाद यहां पर इन्होंने हाईलाइट किया है स्टेट कमिश्नर्स का रोल। सबसे पहले तो उन्होंने बता रखा है कि स्टेट कमिश्नर्स में इन्होंने एक डाटा यहां पर मेंशन कर रखा है कि ओनली 8 स्टेट्स हैव अपॉइंटेड कमिश्नर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सिविल सर्विसेज। मतलब एक पर्सन है, ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, सेक्रेटरी है, उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया, ऐसा अभी मैक्सिमम स्टेट्स में हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग से सेपरेट से बना रखा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहता है। और स्टेट कमिश्नर्स का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू द सेफ गार्डिंग द राइट एंड द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बट यहाँ पर ये रहता है कि मैनी स्टेट्स में जो है, बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो ये कमीशन बनाए ही नहीं गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और फाइनली ये एडिटोरियल जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रह सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हमने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किया है, जिसमें हमारे एडिटोरियल्स भी थे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।